दो रजे हुए कभी इकट्ठे नहीं होते और 100 भूखे फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो राजनीति के भूखे लोग हैं वो तो फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। आज क्या स्टैंड है आपका? ये बात मैंने कहीं भी नहीं कही। पैदा हुई है और इन परिस्थितियों के अंदर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो करनाल से हैं, लेकिन बाकी जो शक्ति यहाँ मानी जाती है, गैर जाट मतदाता यहाँ माने जाते हैं, इसके बावजूद ये 22 से 24 विधानसभा सीटें जो चंडीगढ़ पहुंचाने का रास्ता है चीफ मिनिस्टर की कुर्सी तक, उसमें कैसे सक्रियता लाई जाए, किस प्रकार से आप अपनी पार्टी को खड़ा कर पाएंगे? देखिए, आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि हमेशा सरकार यही बेल्ट बनाती रही है, चाहे वो हुडा की सरकार बनाई, चाहे 9 की 9 सीटें डिस्ट्रिक्ट अम्बाला ने, जो पार्लियामेंट अम्बाला है उसकी 9 की 9 सीटें 2019 के चुनाव से पहले 2014 के चुनाव में इसको मिली थी, अपने बीजेपी को। और अभी भी काफ़ी सारी सीटें इसी बेल्ट में बीजेपी को दोबारा से मिली हैं। लेकिन दुख की इस बात का मैं अफसोस जाहिर करता हूँ कि ये लोग जैसे कहते हैं कि 100 लोग जो संघर्षशील या यूं कहूँगा कि जो राजनीतिक आकांक्षा के महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, वो 100 लोग इकट्ठे होकर के हजारों के ऊपर भारी पड़ रहे हैं। ये हजारों लोग अपने आप में संपन्न हैं, फाइनेंशियली स्टेटस मजबूत है, लेकिन पॉलिटिकली जीरो है। और इसका मुख्य कारण है कि दो रजे हुए कभी इकट्ठे नहीं होते और 100 भूखे फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। तो जो राजनीति के भूखे लोग हैं वो तो फटाफट इकट्ठे हो जाते हैं। ये अपने आर्थिक संपन्नता को ध्यान में रखते हुए ये जिले संपन्नता में काफ़ी मजबूत हैं। इनको मैं इसलिए कह सकता हूँ कि यहाँ एग्रो बेस मजबूत है, यहाँ कॉमर्शियल बेस मजबूत है, और एजुकेशन का तो यहाँ पर चंडीगढ़ समझो एक किस्म से अब रहा है। पर ये मानना पड़ेगा कि इसको, अपनी पार्टी को हम यहाँ पर एस्टेब्लिश करने में इस जो कमिंग इलेक्शन है 2024 का जो इलेक्शन है, उस इलेक्शन तक हम जिस बेल्ट का आप नाम ले रहे हैं, मैं ऑल ओवर हरियाणा की बात अगर करूं तो इस बेल्ट में हमारा जो पिछड़ा समाज है वो बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन ना जाने उनको राजनीतिक परिपक्वता नहीं है या जरूरत नहीं समझते। हम उनके अंदर अवेयरनेस जगाने में लगे हुए हैं और हम दावा करते हैं कि आने वाले भविष्य में हम इस क्षेत्र को भी उसका हिस्सा दिलवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। सैनी साहब, जब आप भाजपा के सांसद हुआ करते थे, एक बात ज़्यादातर आप कहा करते थे 35 वर्सेस 1। आज क्या स्टैंड है आपका? देखिए, मैंने ये बाइट कोई किसी चैनल पे या कोई प्रेस विज्ञप्ति या किसी सभा में मंच से ये बात मैंने कहीं भी नहीं कही। तो फिर ये चीज बाहर आई कैसे आपके नाम से? ये उन लोगों ने बनाई जिन लोगों ने इसका फायदा उठाया। कौन लोग हैं वो? बीजेपी ने मेरा नाम रख करके मतलब 35-1 का नारा दिया और उसका फायदा उठाया। लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि लोगों ने उसके बाद 34-2 भी करी और उस वक्त क्या मजबूरी थी आपकी? क्या भाजपा के सांसद थे इसलिए इस बात को नहीं खुलकर कहते थे? आज आप इस बात का मतलब एक तरह से इस बात को गलत बता रहे हैं। नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं, मैंने तब भी नहीं कहा। मैंने कहा था कि अगर जाटों को आरक्षण चाहिए तो फिर क्यों ना ये आरक्षण 100% कर दिया जाए। मेरे पास ये कॉपी है जिसको बहुत आप आसानी से दिखा सकते हैं कि ये कॉपी मैंने 5 लाख कॉपियों के रूप में लोगों के बीच में बांटी कि आज आरक्षण किसी की गरीबी हटाने का उन्मूलन नहीं है, ये है सत्ता, शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी। हर जाति में पढ़े लिखे लोग हैं, शासन प्रशासन में सबको सुनिश्चितता होनी चाहिए थी।
अगर आरक्षण देना ही है तो क्यों ना ब्राह्मण को, बनिए को, ठाकुर को, जाट मांग रहे हैं तो इनको भी आरक्षित कर दिया जाए। जनसंख्या अनुपात में सबको 100% आरक्षण करना सैनी इस देश की साहब मजबूरी। सैनी साहब जब से पंजाब में 92 सीट लेकर आम आदमी पार्टी सरकार में आई है, एक तो उन्होंने चंडीगढ़ मांग लिया पहले महीने, दूसरे महीने पटियाला में जो कुछ हुआ वो किसी से छुपा नहीं। आपकी टिप्पणी क्या है पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार और चंडीगढ़ के मामले में आपकी पार्टी का स्टैंड क्या है, जो आप राजनीतिक दल चलाते हैं? देखिए धरनी भाई, मैं एक बात जरूर कहूंगा आपके चैनल के माध्यम से। आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि हमारी जो शिक्षा और स्वास्थ्य नीति है उसकी जीत है। आज भी दिल्ली के अंदर इतने स्कूल हैं जिनमें मास्टर नहीं। आज भी दिल्ली के अंदर जो मोहल्ला क्लिनिक हैं वो खाली पड़े हैं। और जो पंजाब का मॉडल लेकर के ही लोगों ने दिल्ली के स्कूल डेवलप करने का प्रयास किया था। ये बात पॉलिसियों की नहीं थी। किसान आंदोलन के अंदर सारे वहाँ के जो लोग थे, जहाँ मजदूर थे, चाहे किसान थे, किसान आंदोलन में पूरा पंजाब, चाहे वो भले उसमें कुछ बाहरूनी ताकतें भी इन्वॉल्व हों, लेकिन वो बीजेपी और कालियों के खिलाफ थे। और कांग्रेस की अंतर्कलह थी सिद्धू पाजी की और कैप्टन अमरिंदर जी की। इनकी दोनों की लड़ाई में कांग्रेस ने कार्ड खेल दिया, एससी कार्ड। और एससी को कहाँ हमारे देश के लोग वोट देने हैं? एससी बीसी को तो कोई वोट देना ही नहीं चाहता भाई। जब एससी बीसी के लोग ही नहीं देते तो अपर कास्टें कहाँ देंगी? तो इसलिए सारी लोगों ने मिल करके कहा भाई लांडे तेरे को चोर ले जाए। भाई लांडा भी फिर बोल रहा है, बोल रहा यार मुझे तो घास ही खाना है, चोर ले जाए सा ले जाए, भाई चलो कोई ले जाए भाई, आप पार्टी को ही डाल देते हैं। वो विरोध की वोट थी, वो प्रशासन के विरोध की वोट। चंडीगढ़ पर आपका स्टैंड क्या है? चंडीगढ़ तो देखिए जो है ना, इसके ऊपर बहुत बहुत पहले भी आगजनी हो चुकी है। ये यूटी जो है एक हमारे देश की खूबसूरत जगह है, इसको किसी राजनीतिक क्लैश के हवाले नहीं होना चाहिए। और ये मुझे लगता है कि राजनीतिक स्टंट था। लेकिन अभी केजरीवाल को बताना पड़ेगा कि आप जब कहते थे कि कोई बूंद पानी की हरियाणा को नहीं मिलेगी, पंजाब के पास पानी पहले ही कम है और पानी बह करके जा रहा है पाकिस्तान में। अब जब वो हरियाणा में आएंगे उससे लोग पूछेंगे कि भाई हरियाणा के पानी के हिस्से के बारे में आपका क्या है? ये तो पूछना स्वाभाविक है कि चंडीगढ़ की हिस्सेदारी का या चंडीगढ़ के क्लेम का आपको पंजाब के साथ जोड़ करके आप हरियाणा के बारे में क्या कहना चाहते हो? ये जवाब तो देंगे केजरीवाल जी। मैं इतना जरूर कहूँगा कि हमारा खूबसूरत शहर है इस उत्तर भारत का, इसको किसी क्लैश में न चढ़ने दिया